गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब जो नेक्स्ट आपके पास है, दिस इज योर यूनिट नंबर 2। पहले हम कवर कर चुके हैं अपना नेशनल इनकम अकाउंटिंग, दिस इज योर यूनिट नंबर 1। और वहां पर हमने सारी टर्म्स जो भी थी आपके पास वो हमने डिस्कस की थी। जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी एट मार्केट प्राइस, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो वो सारी टर्म्स हमने डिस्कस की। साथ में हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी वहां पर सॉल्व किए। डिस्पोजेबल इनकम, पर्सनल इनकम, वो हर पॉइंट को हमने वहां पर कवर किया है। अब उसी का एक्सटेंशन यहां पर है आपके पास, द केनेशियन थ्योरी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। तो दिस इज योर यूनिट नंबर 2। और यहां पर आप सीखेंगे कि केनेशियन के अकॉर्डिंग आपके पास 2 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल और 4 सेक्टर मॉडल क्या है, और वहां पर हम कैसे इक्विलिब्रियम डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम करते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको केनेशियन बेसिकली किसके बारे में बता रहा है, इक्विलिब्रियम इनकम कैलकुलेट करने के लिए बता रहा है कि किस पॉइंट पे हमारे जो एग्रीगेट डिमांड है और एग्रीगेट सप्लाई है, दोनों क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। तो हम वो इनकम कैलकुलेट करना चाहते हैं, वो इक्विलिब्रियम इनकम कैलकुलेट करना चाहते हैं जहां पर हमारी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों क्या हो, इक्वल हो। और उसके लिए दे आर यूजिंग द 2 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल एंड द 4 सेक्टर मॉडल। तो वो उन्होंने वहां पर डिस्कस किया है। तो वही पूरा पार्ट हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो बहुत टेक्निकल है थोड़ा यहाँ पर ये चैप्टर, बहुत अच्छे से आपको करना पड़ेगा। एक एक पॉइंट को समझना पड़ेगा, एक एक ग्राफ को आपको समझना पड़ेगा, एक एक डायग्राम को, फ्लो ऑफ ट्रांजेक्शन को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए सर, स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन, द फर्स्ट पॉइंट इज जेएम केन्स। तो ये आपके पास इकोनॉमिस्ट हुए हैं जेएम केन्स, तो उनकी ये थ्योरी है पूरी, और वो पूरा डिस्कशन है यहाँ पर। और इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी यहाँ से बनते हैं और थ्योरेटिकल पॉइंट भी वो आपसे पूछेंगे। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे एग्जाम में, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, कोई ना कोई एक छोटा पार्ट बड़ा पार्ट वो आपसे पूछ रहे हैं। 4-5 मार्क्स का यहाँ से कम आ रहा है। ठीक है, तो आप हर यूनिट को मान के चलें कि आपके पास 4-5 मार्क्स की आपके पास आने वाली है यहाँ पर, क्योंकि 2 ही यूनिट है, 10 मार्क्स की वेटेज है। तो 5-5 मार्क्स तो आप लगा ही लो कम से कम, और एक या 2 मार्क्स आपको ज्यादा ही मिलता है। ठीक है, तो देखिए सर, जेएम केन्स हैज इन्वेंटेड न्यू टूल्स एंड टेक्निक्स of economic analysis. James Keynes has invented new tools and techniques of economic analysis such as कंजम्पशन फंक्शन। तो उन्होंने बहुत सारे फंक्शंस आपको दिए हैं, कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग्स फंक्शन। तो उन्होंने अलग अलग चीज़ों के बारे में बात की है, एंड दिस इज रिलेटेड टू द इक्विलिब्रियम इनकम कैलकुलेशन। तो वो देखिए, इकोनॉमिक एनालिसिस सच एज कंजम्पशन फंक्शन, दिस इज मल्टीप्लायर्स। तो आप पढ़ेंगे आगे वहां पर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो अलग अलग पॉइंट आप यहां पर पढ़ने वाले हैं। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, व्हाट इज मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, बेसिकली दिस इज द प्रॉफिट, कि अगर आप और कैपिटल वहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उससे कितना प्रॉफिट क्या होगा, जनरेट होगा। दिस इज मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। आगे डिस्कस करेंगे पूरा पॉइंट। लिक्विडिटी प्रेफरेंस, तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी भी इन्होंने बताया है। लिक्विडिटी प्रेफरेंस, इफेक्टिव डिमांड, एक्सेट्रा। तो दीज आर द थ्योरीज गिवन बाय द जेएम केन्स। तो यहाँ पर हम बेसिकली कंजम्पशन फंक्शन, मल्टीप्लायर्स, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, लिक्विडिटी प्रेफरेंस की भी कुछ बात होगी। इफेक्टिव डिमांड इज बेसिकली द एग्रीगेट डिमांड, उसके बारे में बात होगी। तो अलग अलग पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, केन्स थ्योरी। Keynes theory is known as theory of employment। इसको मार्केट में क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड
theory of income, the popularly named as theory of employment and theory of income. Third point, according to Keynes theory, according to Keynesian theory, volume of employment depends on the level of national income एंड आउटपुट। सही बात भी है कि एम्प्लॉयमेंट का जो लेवल है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जो हमारी नेशनल इनकम होगी या हमारे जो आउटपुट होंगे। ज्यादा आउटपुट होगा तो एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा, और अगर वहां पर देख लीजिए इनकम ज्यादा होगी तो एम्प्लॉयमेंट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो बहुत क्लियर है, वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड द आउटपुट। फोर्थ पॉइंट, Keynesian theory can be analyzed in three models. It is analyzed in the three models based on the number of sectors in the economy. Keynesian theory can be analyzed in the three models based on the number of sectors in the economy. कितने number of sectors economy में है, ठीक है। तो वही इन्होंने 2 sector model, 3 sector model and 4 sector model आपको दिया है। तो A पॉइंट लिखिए सर, A पॉइंट क्या है आपके पास, दिस इज 2 sector model। Two sector model comprises of first one is household। तो केनेशियन वहां पर क्या मान रहे हैं, केन्स वहां पर क्या मान रहे हैं कि सिर्फ 2 ही सेक्टर हैं, एक हाउसहोल्ड एंड द सेकंड वन इज बिजनेस सेक्टर। तो 2 सेक्टर मॉडल में वो सिर्फ 2 ही सेक्टर्स मान रहे हैं, एक पहला आपके पास है हाउस होल्ड और दूसरा आपके पास क्या है, बिजनेस सेक्टर्स। बी पॉइंट, 3 सेक्टर मॉडल। थ्री सेक्टर मॉडल कंप्राइजिंग ऑफ फर्स्ट हाउसहोल्ड, second business sectors, business, and the third one is government sectors, government sector। तो यहां पर वो 3 सेक्टर मान रहे हैं कि एक हाउस होल्ड है, एक बिजनेस और साथ में कौन है, गवर्नमेंट भी है। तो वो अपने आप को अपग्रेड करते चले गए। पहले उन्होंने 2 सेक्टर मॉडल लाए, फिर वो 3 सेक्टर मॉडल लाए और फिर वो किसको लेके आए, 4 सेक्टर मॉडल को। तो खुद ही उन्होंने अपने आप को क्या किया है, अपग्रेड किया है अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल्स, ठीक है। तो सी पॉइंट में आपके पास क्या जाएगा, वी हैव 4 सेक्टर मॉडल। फोर सेक्टर मॉडल, और 4 सेक्टर मॉडल कंप्राइजिंग ऑफ first one is household, second one is business, third one is government, and the fourth one is foreign sectors। तो ये सब आपको काम आने वाला है, जो भी बातें मैं डिस्कस कर रहा हूं कहीं ना कहीं आगे के चैप्टर्स में काम आएगा। तो बहुत अच्छे से आप एनालाइज करना, एक एक पॉइंट आपके माइंड में सेट होना चाहिए। और जब हम आगे जाके थ्योरीज पढ़ेंगे, वहाँ पर आपके पास जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में थ्योरीज हैं, जो आपके पास इंटरनेशनल ट्रेड में थ्योरीज है, कहीं ना कहीं इन सब का क्या होगा, लिंक होगा, ठीक है। तो वी हैव 4 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल एंड 2 सेक्टर
मॉडल। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आपके पास क्या था, इंट्रोडक्शन। नाउ द सेकंड वन, दिस इज कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। क्या क्या टर्म्स यहां पर है, क्या क्या कॉन्सेप्ट यहां पर है, उसके बारे में बात करेंगे। देन विल बी मूव टू द 2 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल एंड 4 सेक्टर मॉडल। ठीक है, तो बेसिक पॉइंट है, बेसिक्स है यहां पर जो हम कवर करेंगे और फिर उसके बाद मॉडल्स पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो देखिए सर, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में देखिए, द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स, the following concepts should be borne in mind. The following concepts should be borne in mind in the context of Keynesian theory of national income. Keynesian theory of national income. तो क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ए पॉइंट लिखिए इसके अंदर, इक्विलिब्रियम। अब देखिए यहां पर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, वहां वो स्टेट्स देख लीजिए जहां पर कोई चेंज होने की टेंडेंसी ना हो। समझ पा रहे हैं, हमारी एग्रीगेट डिमांड किसके बराबर हो, एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो। हमारी जो डिमांड है वही वहां पर आउटपुट हो। तो मैं वो नेशनल इनकम कैलकुलेट करना चाहता हूं, वो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम कैलकुलेट करना चाहता हूं, जहां पर हमारी एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, एंड दिस इज योर इक्विलिब्रियम लेवल। उसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम लेवल। ठीक है, तो मैं वो नेशनल इनकम कैलकुलेट करना चाहता हूं, हमारी इकोनॉमी में उतनी नेशनल इनकम जनरेट होनी चाहिए जिससे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो वही यहां पर वो कैलकुलेशन है कि वो नेशनल इनकम कैलकुलेट करना चाहते हैं। दिस इज योर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, जहां पर आपकी एग्रीगेट डिमांड और सप्लाईज क्या हो, इक्वल हो। तो लिख लीजिए, केनेशियन थ्योरी seeks to identify equilibrium level of national income, equilibrium level of national income. Equilibrium means इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, स्टेट और सिचुएशन, स्टेट और सिचुएशन from which there is no tendency जहां पर हम अपने आप को वहां पर चेंज नहीं करना चाहते हैं, वो पॉइंट हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, देयर इज नो टेंडेंसी टू चेंज। ठीक है, देयर इज नो टेंडेंसी टू चेंज। बी पॉइंट लिखिए, जनरली equilibrium occurs when the desired level of output, desired level of output आपका डिजायर्ड लेवल ऑफ आउटपुट डिमांडेड
by all sectors in the economy, all sectors in the economy equals to the level of output produced. और ये मैं बात कर रहा हूँ एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई. तो डिजायर लेवल ऑफ आउटपुट डिमांडेड फॉर बाय ऑल द सेक्टर्स इन द इकोनॉमी इक्वल्स, इसको हाईलाइट करना वर्ड को, इक्वल्स टू द लेवल ऑफ आउटपुट produced during that time period. So generally equilibrium occurs when the desired level of output demanded by all the sectors in the economy equals to the level of output produced during that time period. This means that production plan of business units should be match with the consumption or expenditure plans of the consuming sectors. So this is the meaning of equilibrium. It means that the production plan of the business unit should be matched with the consumption plans of the consuming sectors. तो simple terms में अगर मैं बात करूं, this is the point where, this is the national income where annual output is equal to the annual aggregate demand is equal to the aggregate supply. ठीक है, तो वो आपके पास देख लीजिए, this is your इक्विलिब्रियम लेवल्स. समझ पा रहे हैं उसको क्या बोलते हैं मार्केट में? इक्विलिब्रियम लेवल्स. ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखे यहां पर. पहला पॉइंट आपके पास क्या था? दिस इज इक्विलिब्रियम. नाउ द सेकंड पॉइंट आपके पास क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीगेट डिमांड? इसी को इफेक्टिव डिमांड भी बोलते हैं. दिस इज एग्रीगेट डिमांड. तो अगर हम बात करें डिमांड की, तो ये हमने पहले चैप्टर में भी पढ़ा था कि डिमांड दो चीजों के लिए आ रही है, एक इन्वेस्टमेंट के लिए और एक एक्सपेंडिचर के लिए. तो डिमांड इज इक्वल टू द कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट. ठीक है, तो अगर मैं डिमांड की बात करूं तो डिमांड किस चीज के लिए आ रही है? एक तो कंजम्पशन करने के लिए और एक इन्वेस्टमेंट करने के लिए. ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट. तो देखिए सर, ए पॉइंट लिखिए. ए पॉइंट, एग्रीगेट डिमांड डिनोटेड बाय डी कवर्स. क्या क्या कवर कर रहा है? फर्स्ट पॉइंट क्या कवर कर रहा है? डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स and the second one, this is demand for investment goods. ठीक है, तो दिस इज सी एंड दिस इज आई. तो व्हाट इज डिमांड फंक्शन? हेंस डी इज इक्वल टू सी प्लस आई. बॉक्स में कर देना. डी इज इक्वल टू सी प्लस आई. तो डिमांड इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट. ठीक है, तो आपके पास जो डिमांड है वो किसके बराबर है? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट. इन द शॉर्ट रन इन्वेस्टमेंट क्या रहती है? कांस्टेंट. याद रखना, इन द शॉर्ट रन में इन्वेस्टमेंट क्या रहती है? कांस्टेंट. तो पूरा जो डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड है, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? दिस इज डिपेंड ऑन द कंजम्पशन गुड्स. समझ पा रहे हैं? वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? कंजम्पशन गुड्स के ऊपर, कंज्यूमर गुड्स के ऊपर क्या कर रही है? डिपेंड कर रही है. तो लिखो सर बी पॉइंट. इन द शॉर्ट रन
in the short run, D, demand for investment goods in the short run, demands for the investment goods, this is I, is constant. से आई के क्या बोलते हैं उसको, आई के शॉर्ट रन में डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट गुड्स इज कांस्टेंट, हेंस एंड हेंस एग्रीगेट डिमांड इज लार्जली determined aggregate demand is largely determined the demand for consumer goods, demand for consumption goods or the consumer goods. So तो डिमांड फंक्शन क्या हो जाएगा, C प्लस आई के, क्या हो जाएगा, C प्लस आई के. चेक कर लीजिए कैसे मूव हुआ. पहले डिमांड था कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, हम कह रहे हैं शॉर्ट रन में इन्वेस्टमेंट गुड्स की डिमांड क्या रहेगी, कांस्टेंट. तो दिस इज आई के. तो व्हाट इज योर डिमांड फंक्शन, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट के, ठीक है, कांस्टेंट. नाउ द सी पॉइंट. सो प्राइवेट डिमांड for goods and services, C, largely, तो demand for the consumer goods is largely determine the aggregate demand in the economy. तो एग्रीगेट डिमांड किसके ऊपर लार्जली डिपेंडेंट है, दिस इज ऑन कंज्यूमर गुड्स. सी के ऊपर कंज्यूमर कंजम्पशन गुड्स और द कंज्यूमर गुड्स लार्जली डिटरमाइन द एग्रीगेट डिमांड इन एन इकोनॉमी एंड हेंस प्लेज ए क्रूशियल रोल in the determination of national income. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द एग्रीगेट डिमांड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीगेट डिमांड, दिस इज कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट्स, और इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रहेगी तो इसका मतलब जो एग्रीगेट डिमांड इज लार्जली डिपेंडेंट ऑन द कंजम्पशन गुड्स. ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग ही नेशनल इनकम क्या होगी, कैलकुलेट होगी. नाउ द नेक्स्ट थर्ड टर्म यहां पर आपके पास क्या है, दिस इज कंजम्पशन फंक्शन. नेक्स्ट आपके पास क्या है, नाउ द थर्ड पॉइंट, दिस इज योर कंजम्पशन फंक्शन. वन बाय वन डिस्कस करेंगे. पहले कंजम्पशन फंक्शन डिस्कस करेंगे, फिर सेविंग फंक्शन डिस्कस करेंगे, और फिर उससे रिलेटेड टर्म्स को डिस्कस करेंगे. तो वन बाय वन एक एक चीज को हम कवर कर रहे हैं. द थर्ड पॉइंट इज कंजम्पशन फंक्शन. तो सबसे पहले व्हाट इज द कॉन्सेप्ट. अब सिंपल सा पॉइंट है सर, कंजम्पशन किसके ऊपर डिपेंड करेगी, इनकम के ऊपर सर. जितनी इनकम उतनी कंजम्पशन. तो यहाँ पर कंजम्पशन फंक्शन कैसे बना है वो समझना पड़ेगा, उसका डायग्राम समझना पड़ेगा, और तभी आप आगे की चीजें समझ पाएंगे. ठीक है, तो व्हाट इज कंजम्पशन फंक्शन कॉन्सेप्ट. द कंजम्पशन फंक्शन, तो ये तो सबको पता है ना, कंजम्पशन किसके ऊपर डिपेंड करेगी, इनकम के ऊपर. जितनी इनकम होगी उतना ही आप क्या करोगे, कंज्यूम करोगे. तो वही हमें समझना है कि अगर मेरी इनकम जीरो भी हुई तो तब भी मैं कंज्यूम करूंगा. तो इसका मतलब कुछ कांस्टेंट फैक्टर रहेगा वहां पर.
ठीक है, भले ही इनकम जीरो हो तब भी आप कंज्यूम करोगे, क्योंकि जिंदा रहने के लिए कुछ तो खाना ही पड़ेगा, देख लीजिए। तो वहां पर आपके पास कुछ कांस्टेंट फैक्टर्स हैं जो हमें कंसिडर करने हैं, ठीक है। तो देखिए सर, द कॉन्सेप्ट या कंजम्पशन फंक्शन, the consumption function expresses the positive relationship, है ना, पॉजिटिव रिलेशनशिप, जितना इनकम उतना कंजम्पशन। द कंजम्पशन फंक्शन एक्सप्रेसेस द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन, this is C, and incomes, total disposable income। याद आ रहा है, पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था व्हाट इज डिस्पोजेबल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, एंड दिस इज योर सिंपल पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्सेस, ठीक है। तो टोटल डिस्पोजेबल इनकम एंड दिस इज वाई, इसको हम क्या बोल रहे हैं, वाई, ठीक है। तो देखिए सर, what is the relationship or the consumption function? तो what is the relationship, वही हमें समझना है। The relationship between consumption and income is given by the linear relationship व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर रिलेशनशिप। लीनियर रिलेशनशिप का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप, समझ पा रहे हैं, दिस इज, इसको मार्केट में क्या बोलते हैं, लीनियर को स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप। तो सिंपल अगर मैं बात करूं, दिस इज स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप, एक बार समझ लेते हैं फिर बनाएंगे इक्वेशन। स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप, this is your disposable income, this is Y, and this is your consumption, C। पहले समझ लेते हैं फिर लिखेंगे सर। अब देखो ना, दिस इज योर डिस्पोजेबल इनकम, इस एक्सिस पे आपके पास क्या है, डिस्पोजेबल इनकम है, एक्स एक्सिस पे, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। तो यहां पर आपके पास डिस्पोजेबल इनकम है और यहां पर आपके पास क्या है, कंजम्पशन है। प्लीज फोकस करें, और ये बहुत क्लियर है, जैसे ही इनकम चेंज होगी वैसे ही आपके पास कंजम्पशंस क्या होंगी, चेंज होंगी सर। तो ध्यान से देखना सर, अगर इनकम जीरो है तब भी तो कुछ क्या करोगे, कंज्यूम करोगे, एंड दिस इज दैट पॉइंट ना सर। तो आपका देख लीजिए कंजम्पशन, देख लीजिए कहां से स्टार्ट होगा, अगर इनकम जीरो है तब भी यहां पर कम से कम इतना कंज्यूम तो करोगे ही करोगे। प्लीज चेक कर लीजिए, अगर आपके पास इनकम जीरो है तब भी इतना कंज्यूम करोगे। आप कहोगे कहां से कंज्यूम करोगे, पुरानी सेविंग से, समझ पा रहे, कहां से, पुरानी सेविंग से, या किसी से क्या लोगे, लोन लोगे। कंज्यूम तो करना ही पड़ेगा सर, उसमें कोई डाउट नहीं है, या तो आप पुरानी सेविंग से करोगे या आप लोन लोगे। तो मतलब कंजम्पशन फंक्शन कहां से स्टार्ट होगा, दिस इज फ्रॉम दैट पॉइंट, समझ पा रहे हैं। इस पॉइंट से इसको क्या बोलते हैं, ए, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ए, कांस्टेंट फैक्टर। कांस्टेंट फैक्टर का क्या मतलब है कि आपके पास इनकम जीरो भी हो तब भी आपको इतना तो कंज्यूम करना ही पड़ेगा, दिस इज द मिनिमम कंजम्पशन, ठीक है। अब जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे कंजम्पशन भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, समझ पा रहे हैं, आपकी कंजम्पशन भी बढ़ती जाएगी, एंड दिस इज योर कंजम्पशन फंक्शन, दिस इज योर कंजम्पशन फंक्शन। ये आपके पास क्या है, कंजम्पशन फंक्शन है, और कंजम्पशन फंक्शन में ए इज द कांस्टेंट फैक्टर,
अब ध्यान से देखना, जैसे इनकम चेंज होंगी वैसे ही कंजम्पशंस भी क्या होंगी, चेंज। तो धीरे धीरे वो देख लीजिए धीरे धीरे बढ़ेगी। बट ऐसा नहीं होगा कि आपके पास 1 रुपए से इनकम बढ़ी तो कंजम्पशन भी 1 रुपए से बढ़ेगी, ठीक है। तो कंजम्पशन थोड़ा सा बढ़ेगा, 50 पैसे बढ़ेगा, 60 पैसे बढ़ेगा। तो देख लीजिए दिस इज द स्लोप ऑफ द लाइन। ये क्या आपके पास स्लोप, एंड स्लोप क्या है आपके पास, दिस इज चेंज इन इनकम डेल्टा वाई एंड डेल्टा सी। चेंज इन इनकम और उसकी वजह से देख लीजिए चेंज इन कंजम्पशन। तो चेंज इन कंजम्पशन डिवाइड बाय चेंज इन इनकम एंड दिस इज योर डेल्टा वाई। इसको क्या बोलते हैं देख लीजिए, दिस इज द स्लोप। समझ पा रहे हैं, ये आपके पास क्या है स्लोप। दिस इज डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। तो ये आपको क्या बोलते हैं स्लोप बोलते हैं। दिस इज बी, इसको क्या बोलते हैं मार्केट में बी। तो बी एंड ए आर कॉन्स्टेंट। समझ पा रहे हैं, ये दोनों क्या होते हैं कांस्टेंट फैक्टर्स। दीज आर कांस्टेंट फैक्टर्स। तो दिस इज द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। लीनियर रिलेशनशिप का क्या मतलब है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। हम यहां पर स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बना रहे हैं तो वो क्या होगा, सी क्या होगा, कंजम्पशन क्या होगी, ए तो होगा ही होगा सर, ए तो होगा ही होगा। आपकी इनकम 0 होगी तब भी आपके पास देख लीजिए आपकी कंजम्पशन ए तो हो गई होगी प्लस। अब जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ेगी। एंड चेंज का नाम क्या है, दिस इज स्लोप, दिस इज बी वाई एंड दिस इज योर कंजम्पशन फंक्शन। मैंने आपको रटाया नहीं है इक्वेशन, मैंने आपको बताया है कि ये इक्वेशन बनी कैसे। ए इज द कांस्टेंट फैक्टर एंड वाई इज द इनकम। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपके देख लीजिए कंजम्पशन बढ़ेगी। और जो वो चेंज है, चेंज का नाम क्या है, दिस इज बी, दिस इज योर स्लोप ऑफ द इक्वेशन। ये आपके पास क्या है स्लोप ऑफ द इक्वेशन है। और ये दोनों आपके पास क्या है कांस्टेंट फैक्टर है। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट फैक्टर है। अभी आपको पता चलेगा बी का कुछ नाम है यहाँ पर, दिस इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। समझ पाने क्या बोलते हैं उसको, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो वो भी अभी हम समझेंगे, बट पहले इक्वेशन को समझना है। तो ए इज द कांस्टेंट फैक्टर, बी इज ऑल्सो कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों, क्योंकि वहां पर देख लीजिए हम कह रहे हैं कि अगर 1 रुपए से इनकम बढ़ी तो वहां पर देख लीजिए आपकी कंजम्पशन 50 पैसे बढ़ी। तो दिस इज योर कांस्टेंट फैक्टर एंड वाई इज योर इनकम, वाई इज योर इनकम। तो वाई को पता क्या बोलते हैं यहां पर, दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोलते हैं इसको, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एंड व्हाट इज सी, दिस इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल। तो y इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड c इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे इनकम बढ़ेगी, इंडिपेंडेंट है ना, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है इनकम, तो जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे ही कंजम्पशन बढ़ेगी। तो कंजम्पशन आपके पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। एंड दिस इज द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। इसी को मार्केट में रिग्रेशन इक्वेशन बोलते हैं, इसी को स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बोलते हैं। और यहां पर हम इसको क्या बोल रहे हैं, कंजम्पशन फंक्शन, ठीक है। तो दुनिया में जो भी स्ट्रेट लाइन बन रही है, जो भी आपको ग्राफ पे स्ट्रेट लाइन सीखने को मिलेगी, उसका फंक्शन यही होगा सर, 100% यही फंक्शन होगा। इसका नाम रिग्रेशन लाइन है, इसी का नाम करेक्टरिस्टिक लाइन है, इसी का नाम स्ट्रेट लाइन है, इसी का नाम यहाँ पर क्या है, कंजम्पशन लाइन है, ठीक है। तो उसके बहुत सारे नाम आपको देखने को मिल जाएंगे। दिस इज सिंपल द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। सिंपल टर्म्स में इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन और द लीनियर फंक्शन, ठीक है। तो देख लीजिए व्हाट इज द कंजम्पशन, ए इज द कांस्टेंट फैक्टर। देख लीजिए दिस इज द पॉइंट, अगर वहां पर इनकम 0 है तब भी आपकी कंजम्पशन होगी ही होगी सर। दिस इज ए, इसको क्या बोल रहे हैं ए। और देख लीजिए दिस इज द स्लोप बी। देख लीजिए जो भी चेंज है आपके पास, जो भी एंगल बन रहा है, देख लीजिए दिस इज द चेंज, चेंज इज स्लोप एंड दिस इज बी एंड वाई इज योर इनकम। तो लिख लीजिए सर व्हाट इज द रिलेशनशिप, सी इज एग्रीगेट कंजम्पशन, expenditure, y is aggregate income, total disposable income। वो डिस्पोजेबल इनकम क्यों है, वही तो हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंड इज ए कांस्टेंट, which represents
the positive value which represent the positive value of consumption, positive value of consumption at zero level of disposable income. जीरो लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम. तो दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू. तो अगर आपकी इनकम जीरो होगी तब भी आप 10 रुपए का कंजम्पशन करोगे तो 10 रुपीज आपके पास क्या होगी. दिस इज योर कांस्टेंट वैल्यू. ठीक है. तो दिस इज ए. व्हाट इज बी. दिस इज द स्लोप ऑफ द. तो जो वो एंगल क्रिएट हो रहा है, जो ये एंगल क्रिएट हो रहा है देख लीजिए. तो दिस इज द स्लोप ऑफ द इक्वेशन, slope of the consumption function. Slope of the consumption function, that is क्या होता है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई. डेल्टा का क्या मतलब होता है, चेंज. तो दिस इज चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम. तो ये आपके पास क्या है, दिस इज योर स्लोप ऑफ द इक्वेशन. ये आपके पास क्या है, स्लोप ऑफ द इक्वेशन है. और इसी को हम बी को क्या बोलेंगे, नोट बना के लिख लेना अगले पॉइंट में. व्हाट इज बी इज कॉल्ड द मार्जिनल प्रोपेंसिटी. मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. एमपीसी बोलते हैं इसको. क्या बोलते हैं, एमपीसी. अभी नेक्स्ट पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो दिस इज द सिंपल पॉइंट. जैसे इनकम चेंज होगी वैसे कंजम्पशन चेंज होगी. उस चेंज का नाम क्या है, दिस इज स्लोप. ठीक है. उस चेंज का नाम क्या है आपके पास, स्लोप है. तो दिस इज योर कंजम्पशन फंक्शन. तो कंजम्पशन फंक्शन क्या है, ए प्लस बी वाई. कंजम्पशन फंक्शन इज ए प्लस बी वाई. तो ये जो लाइन है वो क्या कंजम्पशन फंक्शन है. तो दिस इज ए प्लस बी वाई. क्या बोलते हैं इसको, ए प्लस बी वाई. अच्छे से ये डायग्राम बना लो. एक एक पॉइंट मैंने आपको लिखवाया है, एक एक पॉइंट आपको समझाया है. और ये पॉइंट आपके माइंड में सेट हो गया तो फिर कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन रुकेगा नहीं. जो भी थ्योरी वो पूछेंगे वो आपकी कहीं रुकेगी नहीं. ठीक है. तो दिस इज योर कंजम्पशन फंक्शन. ये आपके पास क्या है, कंजम्पशन फंक्शन है. ठीक है. चले आगे सर. नाउ द नेक्स्ट वन, दिस इज योर सेविंग फंक्शन. तो इसी में आगे लिखिए फोर्थ पॉइंट, सेविंग फंक्शन. चलो आगे सर, कोई दिक्कत. नाउ द फोर्थ पॉइंट, सेविंग फंक्शन. दिस इज योर सेविंग फंक्शन. अब सेविंग फंक्शन बड़ा सिंपल है सर. इनकम में से अगर आपने वहां पर 1000 की आपकी इनकम है और आपने 700 रुपीज कंज्यूम कर लिए तो 300 इज योर सेविंग्स. समझ पा रहे हैं, 300 आपकी क्या है, सेविंग्स है. तो लिख लो सर, इनकम not spent on consumption income not spent on consumption is saved. Thus saving function denotes the balance after the impact of consumption. After the impact of consumption. ठीक है सर. तो बना देंगे, सेविंग इज दैट saving is that part of total income. Saving is that part of the total income that is not spent. So saving function is given by
given by the relationship saving function is given by the relationship s is equal to y minus c। गलत तो नहीं है, सिंपल है। इनकम में से कंजम्पशन माइनस करो तो क्या निकल के आएगी, सेविंग्स, वेयर एस इज एग्रीगेट सेविंग्स y is total disposable income, y is total disposable income तो क्रक्स यही है, व्हाट इज कंजम्पशन फंक्शन, दिस इज कांस्टेंट फैक्टर a प्लस दिस इज b स्लोप इनटू y। तो जैसे ही y चेंज होगा वैसे ही c चेंज होगा, और a और b आपके पास क्या रहेंगे, कांस्टेंट फैक्टर रहेंगे। साथ में सेविंग फंक्शन क्या होगा, इनकम में से क्या माइनस करोगे, कंजम्पशन, तो क्या निकल के आएगी, सेविंग्स। तो y इज टोटल डिस्पोजेबल इनकम एंड c इज द एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। चले हम आगे, 4 पॉइंट हमने कवर किए हैं। द फर्स्ट वन इज योर इक्विलिब्रियम, सेकंड वन इज योर एग्रीगेट डिमांड, थर्ड वन इज योर कंजम्पशन फंक्शन एंड द फोर्थ वन इज योर सेविंग फंक्शन। फिफ्थ पॉइंट लिखिए सर। फिफ्थ पॉइंट इज योर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बस उसको और रिफाइन करना है। तो हम ऑलरेडी इस पॉइंट को डिस्कस कर चुके हैं। द स्लोप ऑफ द इक्वेशन, जो भी हमने इक्वेशन बनाई उसका जो स्लोप है उसका नाम क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मतलब कि अगर इनकम चेंज होगी तो कंजम्पशन चेंज होगी, वो कितना चेंज होगी उसका नाम क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, तो अगर आप 1 रुपए में से 60 पैसे आप क्या कर रहे हैं, देख लीजिए, अगर 1 रुपया इनकम चेंज हो रही है तो आप 60 पैसे कंज्यूम कर रहे हैं, तो 0.6 इज योर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, एमपीसी। क्या बोलते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी। तो देखिए सर मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग। तो मैं एमपीसी यूज कर रहा हूं अब सब जगह, क्योंकि पूरा बड़ा वर्ड है तो बार बार लिखना सही नहीं है। तो अब मैं एमपीसी यूज करूंगा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के लिए। तो एमपीसी इज द increase in consumption for every unit of increase in disposable income। तो यूनिट 1 समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट 1 में जितनी भी टर्म्स हमने डिस्कस किया है ना, वो आगे आपको चैप्टर्स में दिखेंगी, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा उन टर्म्स का। तो एमपीसी इज द इंक्रीज इन द कंजम्पशन फॉर एवरी यूनिट ऑफ इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम। और वो डायग्राम से भी मैंने बताया था कि जैसे ही यहाँ पर आपके पास क्या है, डिस्पोजेबल इनकम, और यहाँ पर क्या है, कंजम्पशन। तो जैसे ही यहाँ पर आपके पास देख लीजिए इनकम चेंज होगी, वैसे ही आपकी देख लीजिए कंजम्पशन भी क्या होगी, चेंज होगी। उस चेंज का नाम क्या है, दिस इज योर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और उसका नाम हमने बी दिया था, दिस इज द स्लोप ऑफ द इक्वेशन। तो दिस इज डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, समझ पा रहे हैं, दिस इज डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। तो ये आपके पास देख लीजिए विद डायग्राम में आपको ये चीजें समझा रहा हूं, आपके माइंड में सेट हो जाएगी सर। ठीक है, तो देखिए सर नेक्स्ट इसमें लिखो सर और पॉइंट, कैलकुलेशन सीख चुके हैं, अब याद तो नहीं करनी पड़ेगी। तो व्हाट इज एमपीसी, दिस इज इक्वल टू बी इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, बॉक्स में कर लेना सर इसको। तो दिस इज योर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, साथ में लिखो नोट बना के, as income this is y
increases consumption, this is C, also tends to increase. However, अब ये तो नहीं है ना 1 रुपए से इनकम बढ़ी तो 1 रुपए से कंजम्पशन बढ़ जाएगी, नहीं सर ऐसा तो नहीं होगा, वो वहां पर देख लीजिए थोड़ा बढ़ेगी, समझ पा रहे हैं, अगर 1 रुपए से इनकम बढ़ी तो कंजम्पशन थोड़ी बढ़ेगी, 1 रुपए से कम बढ़ेगी, ठीक है। तो एज इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन ऑल्सो टेंड टू इंक्रीज, हाउएवर the increase in consumption will be less than the increase in income. Hence B lies, B का मतलब MPC, उसको मत भूलना, MPC lies between 0 to 1, वो हमेशा किसके बीच में होगी, 0 to 1, तो B या MPC is always greater than 0 but always less than 1, ब्रैकेट में कर देना, तो ये आपके पास देख लीजिए, बॉक्स में कर देना, तो ये आपके पास देख लीजिए, दिस इज द रिलेशनशिप, तो B is always greater than 0 and less than 1, or the marginal propensity to consume is always greater than 0 and less than 1, ठीक है सर। आगे देखो सर, नेक्स्ट पॉइंट, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज योर MPS, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ठीक है। तो पहले देख लो, इसमें कोई डाउट, सिंपल पॉइंट है, तो हाउ टू कैलकुलेट डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई, ठीक है। चेंज इन कंजम्पशन किसकी वजह से हो रही है, दिस इज चेंज इन ड्यू टू चेंज इन इनकम, दिस इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ऑन द सेम ग्राउंड हम क्या बना देंगे, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ठीक है। तो देखिए सर, दिस इज योर नेक्स्ट पॉइंट, तो ये पॉइंट आपके पास क्या था, दिस इज योर 5th पॉइंट, नाउ द 6th पॉइंट, 6th पॉइंट लिखिए सर, MPS, marginal propensity to save, marginal propensity to save, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे बहुत क्लियर है, आपके माइंड में सेट हो जानी चाहिए कि यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है सर, कंजम्पशन और सेविंग एक दूसरे से क्या है, लिंक्ड है, ठीक है। तो जितना आप कंज्यूम करोगे उससे जो बचेगा वो क्या होगा आपके पास, सेविंग्स, तो लिख लो सर इस पे marginal propensity to save, तो MPS is, what is MPS is the increase in savings for every unit of increase in disposable income, डिस्पोजेबल इनकम, तो क्या बनेगा MPS, डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y, डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y, और 1 माइनस MPC, देख लो ना, अगर MPC 0.6 आ रहा है तो MPS क्या हो जाएगा, 0.4, ठीक है। तो कंजम्पशन से जो बचेगा वो क्या होगा, सेविंग्स, तो अगर आपके पास MPC इज 0.6 तो MPS कितना आ जाएगा, 0.4, क्योंकि वहां पर देख लीजिए जो बैलेंस है वो क्या होगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, तो जितना आप 1 रुपए से इनकम बढ़ी, आपने 60 पैसे स्पेंड किए, तो 40 पैसे क्या करोगे, सेव करोगे, तो व्हाट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, दिस इज चेंजिंग सेविंग्स, डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y, दिस इज चेंजिंग सेविंग ड्यू टू चेंज इन इनकम, तो ये आपके पास क्या आ गया, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, या और सिंबलिकली हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस बी, क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस बी, दिस इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, अकॉर्डिंगली सेम देख लो पॉइंट, ऑन द सेम ग्राउंड लिख देंगे, एज इनकम
y increases savings, this is s, also tends to increases or tends to increase also since, देख लीजिए, also tends to increase since MPS plus MPC is equal to 1, दोनों मिला के क्या होंगे 1 होंगे. It is inferred that MPS lies between 0 to 1, lies between 0 to 1. तो MPC आपके पास 0 to 1 के बीच में था, तो MPS भी 0 to 1 के बीच में होगा, क्योंकि दोनों को मिला के वैल्यू क्या आएगी 1. तो ये याद रखना, प्रैक्टिकल में काम आएगा ये. इफ दे आर गिविंग यू द MPS तो MPC निकाल सकते हो, MPC दे दिया तो क्या निकाल सकते हो MPS. ठीक है, तो इट इज इन्फर्ड दैट MPS लाइज बिटवीन द 0 to 1, हेंस तो क्या बना सर, MPS is also greater than 0 and less than 1. ठीक है, तो ये भी आपके पास किसके बीच में है 0 to 1 के बीच में है. नोट बना के लिखना सर. MPS is a constant for all levels of income and consumption. Hence, MPC is also constant. और वो मैंने पहले ही बताया था कि B आपके पास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. तो MPS आपके पास कांस्टेंट है फॉर ऑल लेवल्स ऑफ इनकम्स एंड कंजम्पशन, तो MPC भी क्या रहेगा, कांस्टेंट. और मैंने कहा दीज आर द कांस्टेंट फैक्टर. A और B आपके पास क्या है, कांस्टेंट फैक्टर्स हैं. तो आपके पास MPC और MPS आपके पास क्या है, कांस्टेंट फैक्टर्स हैं. साथ में लिखो नोट बना के, MPS एंड MPC कैन नेवर बी नेगेटिव. वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकते सर, ध्यान रखना सर. मैंने बताया ना, वैल्यू बिटवीन 0 to 1, इट कैन नेवर बी नेगेटिव. अगर इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगी सर, इनकम बढ़ेगी तो सेविंग्स बढ़ेंगी. तो याद रखना MPC और MPS कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते हैं. तो दिस इज कैन नेवर बी नेगेटिव एज इंक्रीज इन इनकम always tends to या leads to increase in consumption and savings. Increase in consumption and savings. ठीक है, तो ये आपके पास देख लीजिए. अगर मैं सिंपल टर्म्स में बात करूं तो MPC प्लस MPS दिस इज इक्वल टू 1. ठीक है, ये दोनों मिला के आपके पास क्या होंगे, 1 होंगे. ठीक है, तो बहुत अच्छे से एनालाइज कर लीजिए. कोई भी अगर पॉइंट है, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं. तो ये आपके पास देख लीजिए, दिस इज योर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, दिस इज डेल्टा S अपॉन डेल्टा वाई, एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, दिस इज डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई. और उसी को हम क्या बोल रहे हैं, B बोल रहे हैं, कांस्टेंट फैक्टर बोल रहे हैं, B बोल रहे हैं स्लोप ऑफ द इक्वेशन बोल रहे हैं. ठीक है, और A आपके पास क्या था, वो पॉइंट था जहां पर इनकम 0 है बट वी हैव सम कंजम्पशन. ठीक है, वहां पर आपके पास क्या है, वी हैव सम कंजम्पशन. ठीक है, चलें आगे सर. तो नेक्स्ट आपके पास देख लीजिए, दो टर्म आएंगी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव. तो अभी हमने मार्जिनल निकाला था, अब क्या निकालेंगे, एवरेज. ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट 7 टर्म आपके पास कौन सी है. दिस इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम,
और सेम ऐसे ही आएगा एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, दिस इज एपीसी। क्या बोलते हैं इसको? एपीसी। हाउ टू कैलकुलेट एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये सब प्रैक्टिकल क्वेश्चन में काम आएगा। एंड दिस इज योर टोटल कंजम्पशन। अब चेंज नहीं ले रहे हम, टोटल ले रहे हैं। टोटल कंजम्पशन डिवाइड बाय टोटल इनकम। टोटल कंजम्पशन डिवाइड बाय टोटल इनकम। और आपको दिखेगा कि वहां पर जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, वहां पर देख लीजिए कंजम्पशन बढ़ेगी, बट वहां पर देख लीजिए धीरे धीरे कंजम्पशन, इनकम बढ़ती रहेगी बट कंजम्पशन प्रोपोर्शनेटली क्या होती रहेगी? कम होती रहेगी। तो एपीसी शोज, अभी हम जब कैलकुलेशन भी करेंगे वहां आपको दिखेगा, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम शोज ए डिक्रीजिंग ट्रेंड। वो होगा ही सर, जैसे जैसे इनकम ज्यादा से ज्यादा बढ़ती रहेगी, ऐसा तो नहीं कंजम्पशन एकदम ज्यादा बढ़ जाएगी, कंजम्पशन धीरे धीरे क्या होती रहेगी? कम होती रहेगी। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमेशा क्या होगा? डिक्रीजिंग होता चला जाएगा। तो एज इनकम इंक्रीजेस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम डिक्रीजेस। ठीक है, तो शोज ए डिक्रीजिंग ट्रेंड एज इनकम इंक्रीजेस। As income increases. On the same ground, 8th टर्म है हमारे पास, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव ऑन द सेम ग्राउंड, एपीएस क्या होगा? टोटल सेविंग्स डिवाइड बाय टोटल इनकम। दिस इज एस अपॉन वाई। अब बहुत क्लियर है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी सेविंग्स भी क्या होती जाएंगी? बढ़ती जाएंगी सर। तो देख लीजिए एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव शोज एन इंक्रीजिंग ट्रेंड as income increases. As income increases, तो average propensity to save, this is S upon I Y या incomes देख लीजिए। तो this is savings, total savings divided by total incomes। तो आपको दिखेगा जब अभी हम कैलकुलेशन करेंगे, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी एपीएस क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। ठीक है, और लॉजिक भी है, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी आप सेविंग्स क्या करते जाओगे? बढ़ाते जाओगे। कंजम्पशन थोड़ी क्या करते जाओगे? कम। मतलब कम का मतलब है कि वहां प्रोपोर्शनेट क्या करते जाएंगे? कम कंजम्पशन होगी जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, बट सेविंग्स क्या होती जाएंगी? प्रोपोर्शनेटली बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है, तो याद रखना एपीसी एंड एपीएस, अगेन दिस इज इक्वल टू 1। समझ पा रहे हैं? वो भी किसके बराबर होंगे? 1 के बराबर होंगे। तो ये आपके पास देख लीजिए, दिस इज योर एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड दिस इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है, तो दो टर्म हमने पहले सीखा, एमपीसी एंड एमपीएस, और फिर दो टर्म्स हमने सीखा एपीसी एंड एपीएस। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन। तो ये हमारी 8th टर्म थी, नाउ द 9th टर्म। तो अभी तक का क्रक्स देखें तो व्हाट इज एमपीसी? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू, दिस इज डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, और उधर आपके पास डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, दिस इज एमपीएस। एपीसी एंड एपीएस एवरेज टोटल कंजम्पशन डिवाइड बाय टोटल इनकम, एंड एपीएस आपके पास टोटल सेविंग डिवाइड बाय टोटल इनकम। तो ये आपके पास क्या निकल के आ जाएगा? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है, नाउ द 9th टर्म, दिस इज योर 45 डिग्री लाइन। ये मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं, बट मैं दोनों के लिए अभी डिस्कस करूंगा, कंजम्पशन फंक्शन के लिए भी और सेविंग्स फंक्शन के लिए साथ में ही। ठीक है, तो देखिए सर, सबसे पहले कंजम्पशन फंक्शन जो हमने बनाया था, तो उसी को और अच्छे से रिफाइन कर रहे हैं विथ 45 डिग्री लाइन से। तो 45 डिग्री लाइन क्या है, पहले एक बार वो लिख लेते हैं, फिर डायग्राम बनाते हैं। इन डिटरमाइनिंग नेशनल इनकम
In determining national income equilibrium level, a 45-degree line is drawn to split the first quadrant ठीक है। तो जो क्वाड्रेंट बन रहा है उसको स्प्लिट करने के लिए वी आर यूजिंग द 45 डिग्री लाइन। तो वो क्या है आपके पास, दिस इज द पॉजिटिव साइड वाला, बस वो याद रखना, पॉजिटिव क्वाड्रेंट। ऑन द ग्राफ this 45 degree line is called aggregate supply। समझ पा रहे हैं, aggregate supply या हम कहेंगे aggregate income। तभी तो पूरा फंक्शन कंप्लीट होगा ना सर, जब वहां पर इनकम होगी तभी तो आप बाइफिकेट करोगे उसको कंजम्पशन और सेविंग्स में। तो पहले हम बनाएंगे वहां पर इनकम लाइन और फिर देखेंगे कंजम्पशन लाइन कहां पर है और सेविंग्स लाइन कहां पर है, ठीक है। तो दिस 45 डिग्री लाइन इज कॉल्ड एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई लाइन और इनकम लाइन। समझ पा रहे हैं, एग्रीगेट सप्लाई लाइन और द इनकम लाइन। तो वी हमें पता ही है विच डिनोट्स द फंक्शन y इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग्स, ठीक है। y इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। तो y इज इनकम, c इज कंजम्पशन and S is savings, ठीक है सर। तो देखिए सर एक बार डायग्राम बनाते हैं और फिर इसके बारे में और डिफाइन करेंगे और नोट्स लिखेंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो देखिए सर सबसे पहले डायग्राम में और 45 डिग्री लाइन बनाएंगे। दिस इज योर 45 डिग्री लाइन and this is your income function, consumption plus savings, ठीक है। अब हमें कंजम्पशन फंक्शन बनाना है। कंजम्पशन फंक्शन कहां से स्टार्ट हुआ था सर, याद है, ए पॉइंट से। समझ पा रहे हैं कहां से स्टार्ट हुआ था, ए से। ये वो पॉइंट था जहां पर इनकम 0 थी, दिस इज योर डिस्पोजेबल इनकम वाई, एंड दिस इज योर कंजम्पशन, ये आपके पास क्या है, कंजम्पशन। तो फर्स्ट डायग्राम में दिस इज योर कंजम्पशन। तो ध्यान से देखना, ये लाइन आपको किसको रिप्रेजेंट कर रही है, कंजम्पशन फंक्शंस को, कंजम्पशन फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। चेक कर लीजिए, दिस इज कंजम्पशन इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। और जिस पॉइंट पे वो वहां पर देख लीजिए मिल रहे हैं, ये वो पॉइंट है जहां पर कंजम्पशन और इनकम क्या है, सेम है। कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम, ये वो पॉइंट है जहां पर आपके पास कंजम्पशन और इनकम क्या है, सेम है। दिस इज y0, इसको क्या बोल रहे हैं, y0, क्लियर है। अब ध्यान से देखना सर, इसके ऊपर इनकम जाएगी तो देख लीजिए ये कंजम्पशन है, तो ये जो बैलेंस होगा वो क्या होगा, सेविंग्स। ये क्या होंगी, सेविंग्स। अगर यहां पर देख लीजिए दिस इज इनकम इज ग्रेटर देन कंजम्पशन, तो यहां पर क्या आएंगी, सेविंग्स। बट अगर यहां पर आपके पास कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम, तो उस केस में इसको क्या बोलते हैं, डिस सेविंग्स। क्या बोलते हैं, डिस सेविंग्स, डिस सेविंग्स। समझ पा रहे हैं। तो इसका मतलब या तो आप पुरानी सेविंग्स से वहां पर उसको कंजम्पशन करोगे, या वहां पर देख लीजिए बोरो करके क्या करोगे, कंजम्पशन करोगे। कंजम्पशन तो करनी पड़ेगी, दिस इज योर कांस्टेंट फैक्टर,
दिस इज योर कंजम्पशन लाइन, देख लीजिए, दिस इज योर इनकम लाइन। तो ये आपके पास देख लीजिए, द बैलेंस पार्ट इज योर सेविंग्स, दिस इज योर डिस सेविंग्स। तो ये आपके पास देख लीजिए, दिस इज योर इक्विलिब्रियम लेवल, जहां पर कंजम्पशन और इनकम क्या है, सेम है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, जैसे ही इनकम बढ़ेगी, y0 से y1 हो रही है, इनकम जैसे ही y0 से ym हो रही है, तो आप देखना वहां पर क्या हो रहा है, ध्यान से देखना, दिस इज द चेंज इन इनकम डेल्टा वाई, इसको क्या बोलेंगे, डेल्टा वाई, और ये क्या आ जाएगी, डेल्टा सी। समझ पा रहे हैं, दिस इज डेल्टा वाई and this is your delta C and this is your marginal propensity to consume delta C upon delta Y and this is the slope of the consumption function। ये रहा, देख लो, यही तो स्लोप था, यही तो आपके पास क्या था, स्लोप था, देख लीजिए, दिस इज द स्लोप ऑफ द कंजम्पशन फंक्शन, डेल्टा Y ये रहा और डेल्टा C ये रहा। तो जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे कंजम्पशन बढ़ेगी, तो दिस इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मैंने पूरा अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है, आपके पास ये बहुत अच्छे से आप डायग्राम बना लेना, क्योंकि ये काम की चीज है, जरूरत हो सकती है आपकी एग्जाम में। तो जैसे ही इनकम बढ़ेगी ये रही सर, वैसे ही कंजम्पशन भी बढ़ेगी, और ये आपके पास देख लीजिए, जैसे ही आपके पास इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगी, एंड दिस इज डेल्टा वाई एंड दिस इज डेल्टा सी एंड दिस इज योर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये कंजम्पशन फंक्शन है और ये आपके पास क्या है, इनकम फंक्शन है। बहुत अच्छे से हमने एनालाइज कर लिया, देख लीजिए, अगर कंजम्पशन ज्यादा है और इनकम कम है तो दिस इज डिस सेविंग, अगर कंजम्पशन कम है इनकम ज्यादा है तो क्या आ जाएगी, सेविंग्स। तो ये पोर्शन आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज द पोर्शन, ये पोर्शन आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज योर सेविंग पोर्शन, और ये पोर्शन आपके पास क्या आ जाएगा, डिस सेविंग पोर्शन। समझ पा रहे, ये आपके पास क्या आ जाएगा, डिस सेविंग्स पोर्शन। ठीक है, एंड दिस इज योर डेल्टा वाई एंड दिस इज योर डेल्टा सी। ठीक है, चेक कर लो एक बार, बहुत अच्छे से पूरा मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, अब इसी को थोड़ा इसी के नीचे बनाना डायग्राम, सेविंग फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, इसी के नीचे पैरेलल बनाना सर, पैरेलल बनना चाहिए बिल्कुल, तभी वो आपको समझ में आएगा। पैरेलल बनना चाहिए सर थोड़ा। तो वो मैं आपसे थोड़ा सा, ये लाइन एंड ये लाइन, ये थोड़ा सा होना चाहिए बस। अगेन दिस इज द डिस्पोजेबल इनकम एंड दिस इज योर सेविंग्स, ये आपके पास क्या है, सेविंग्स है। ठीक है, ये डिस्पोजेबल इनकम है और ये आपकी क्या है, सेविंग्स है। अब देखो, डिस्पोजेबल इनकम अगर जीरो होगी, अगर इनकम जीरो होगी, ध्यान से देखना, कंजम्पशन करनी पड़ेगी, कहां से करोगे, पुरानी सेविंग से, और उसको क्या बोलते हैं, डिस सेविंग्स। क्या बोलते हैं उसको, डिस सेविंग। तो वहां पर कंजम्पशन फंक्शन में जितना ये ए था, याद रखना, जितना ये ए था उतना ही यहां पर ये ए आएगा सर। तो लाइन कहां से स्टार्ट होगी, नेगेटिव साइड से, ये पॉजिटिव साइड है और ये नेगेटिव साइड है, तो लाइन कहां से स्टार्ट होगी, दिस इज फ्रॉम द ए पार्ट से, और वो यहां से स्टार्ट होगी अब देखिए सर, ये चीज बहुत क्लियर होनी चाहिए कि लाइन स्टार्ट कहां से होगी, वो ए पॉइंट से स्टार्ट होगी। वो ए पॉइंट क्या है, ध्यान से देखना, अगर इनकम जीरो होगी तो आपकी कंजम्पशन होगी, कुछ पॉजिटिव कंजम्पशन होगी, तो वहां पर देख लीजिए कुछ नेगेटिव क्या होगी, डिस सेविंग्स। क्या होंगी, डिस सेविंग्स होंगी। आप पुरानी सेविंग को यूज करोगे कंजम्पशन करने के लिए, तो दिस इज योर नेगेटिव साइड। समझ पा रहे, ये आपकी नेगेटिव साइड है। तो लाइन कहां से स्टार्ट होगी, इस पॉइंट से स्टार्ट होगी, और जैसे जैसे देख लीजिए इनकम बढ़ती जाएगी, डिस सेविंग्स कम होती चली जाएगी, इनकम बढ़ती जाएगी, डिस सेविंग कम होती जाएगी, और इस पॉइंट पे ध्यान से देखना, जहां पर कंजम्पशन और इनकम दोनों इक्वल थी, तो सेविंग्स क्या आ जाएंगी, जीरो। समझ पा रहे हैं, यहां पर सेविंग्स आपके पास क्या होंगी, जीरो होंगी। देख लीजिए, दिस इज योर सेविंग्स लाइन, सेविंग्स लाइन ये रही, और ये आपके पास क्या है, दिस इज योर डिस्पोजेबल इनकम। तो इस पॉइंट पे जहां पर इनकम और कंजम्पशन इक्वल हैं, तो वहां पर सेविंग्स क्या होंगी, जीरो। अब जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, दिस इज योर डिस्पोजेबल इनकम, दिस इज y0, अगेन यहां पर आपके पास क्या है, जीरो सेविंग्स, इस पॉइंट पे याद रखना। अब देखिए जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, दिस इज डेल्टा वाई,
वैसे वैसे आपकी क्या बनेगी, सेविंग्स। दिस इज डेल्टा एस, एंड डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। देख लीजिए ये आपके पास क्या है, दिस इज दीज आर योर सेविंग्स। तो जैसे ही इनकम बढ़ेगी वैसे ही आपकी सेविंग्स बढ़ेगी, और उसका नाम क्या है आपके पास, दिस इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो ये याद रखना है यहां पर आपके पास कि आपका जो ए है दिस इज ए कांस्टेंट फैक्टर, जितना ये होगा यहां पर उतना ही यहां पर ये होगा सर, याद रखना सेम। जितना आप वहां पर इनकम जीरो पे कंजम्पशन करोगे उतना ही आपका क्या होगा, डिस सेविंग्स होगा। तो लाइन यहां से स्टार्ट होगी और ये मूव करेगी, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी डिस सेविंग्स कम होती जाएंगी, और एक पॉइंट पे वहां पर आपकी इनकम और कंजम्पशन जीरो है, और सॉरी इक्वल है, तो सेविंग्स आपकी क्या हो जाएंगी, जीरो। समझ पा रहे हैं, जब इनकम और कंजम्पशन दोनों इक्वल होंगी तो सेविंग्स आपके पास देख लीजिए वहां पर क्या हो जाएंगी, देख लीजिए जीरो हो जाएगी। ये लाइन ध्यान रखना, दोनों आमने सामने चलेंगी सर, दोनों लाइन एक साथ चलेंगी, तो ये ध्यान रखना यहाँ पर। तो इस पॉइंट पे सेविंग्स क्या होंगी, जीरो, और जैसे इनकम और बढ़ेगी तो आपकी सेविंग्स देख लीजिए क्या होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। तो उस केस में देख लीजिए दिस इज योर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है, तो बहुत अच्छे से मैंने इसको एनालाइज करा दिया है, चेक कर लीजिए एक बार, कोई भी अगर डाउट है कंफ्यूजन है तो देखिए। तो दिस इज योर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आप डायग्राम देख सकते हैं, मैं आपको आपकी बुक से भी दिखा देता हूं, तो जिससे आपको ध्यान रहे कि हमारी बुक में भी ये डायग्राम है, और अच्छे से आप देख लीजिए। ये रहा सर, दिस इज योर कंजम्पशन फंक्शन, पेज नंबर है आपके पास 1.25, और उसके बाद आपके पास कंजम्पशन एंड सेविंग फंक्शन जो मैंने अभी बनाया है, दिस इज पेज नंबर 1.25 पे सर। ठीक है, तो एग्जैक्टली देख लीजिए ना, ये स्टार्ट कहां से होगा, यहां से डिस सेविंग्स, और इस पॉइंट पे यहां पर इनकम और कंजम्पशन इज इक्वल, दोनों इक्वल हैं, तो सेविंग्स क्या होंगी, जीरो, और जैसे इनकम और बढ़ेगी तो सेविंग्स बढ़ेगी, एंड दिस इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, एमपीएस। जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे ही कंजम्पशन बढ़ेगी, दिस इज डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, दिस इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, दिस इज योर इनकम फंक्शन, दिस इज योर कंजम्पशन फंक्शन, एंड दिस इज योर सेविंग लाइन। समझ पा रहे ये कौन सी लाइन है, आपकी सेविंग्स की लाइन है। ठीक है, चेक कर लीजिए, मैंने इसलिए बुक से भी करा दिया कि अगर आपको कहीं डायग्राम में प्रॉब्लम है तो आप बुक से भी देख सकते हैं, पेज नंबर 1.25 पे। ठीक है, चले आगे सर। नाउ द नेक्स्ट, इस पे हमें कुछ नोट्स लिखने हैं, तो वो नोट बना के लिखे सर। 2 पॉइंट हम लिख चुके थे, अब लिख लो सर आगे की बातें सर। ऑल पॉइंट्स इन 45 डिग्री लाइन, इनकम लाइन पे बेसिकली indicate that aggregate expenditure equals aggregate output। ठीक है, तो इस लाइन पे देख लीजिए, ऑल पॉइंट्स इन 45 डिग्री लाइन इंडिकेट्स एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू द एग्रीगेट आउटपुट। तो जितना आउटपुट है उतना ही क्या है, एक्सपेंडिचर है। देख लीजिए उस एग्रीगेट इनकम लाइन पे आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। सो दिस 45 डिग्री लाइन maps out all possible equilibrium इनकम लेवल्स। तो इनकम लाइन पे आपको दिखेगा 45 डिग्री लाइन पे, तो वो वहां पर आपको बता रहा है कि दिस इज योर, उस पॉइंट पे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इक्वल टू एग्रीगेट आउटपुट, दिस इज द इनकम लाइन ना, वही आपकी क्या है, एग्रीगेट इनकम लाइन है। तो इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। देख लीजिए, तो इनकम कंजम्पशन और सेविंग्स के बराबर है, तो इसका मतलब उस पॉइंट पे इनकम लाइन पे एक्सपेंडिचर और आउटपुट क्या होंगे, देख लीजिए सेम होंगे। सो दिस 45 मैप्स आउट ऑल द पॉसिबल इक्विलिब्रियम इनकम लेवल्स। तो वो आपको किसको शो कर रही है, पॉसिबल इनकम लेवल को, इक्विलिब्रियम इनकम लेवल्स को शो कर रही है।
if the economy is operating at less than full employment, capacity, producers will produce अगर वहां पर लेस एम्प्लॉयमेंट है तो उस केस में फुल लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट है तो प्रोड्यूसर्स विल प्रोड्यूस एनी आउटपुट along the 45-degree line, 45-degree line that they believe consumers will buy. तो ये वहां पर एक्सटेंडेड एनालिसिस है कि जो ये 45 डिग्री लाइन है यहाँ पर देख लीजिए, दिस इज योर इनकम लाइन. तो ऑल पॉइंट्स ऑन दिस लाइन इंडिकेट्स द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर्स एंड द एग्रीगेट आउटपुट्स. ठीक है, तो उतनी इनकम है ना, उतना ही तो आप एक्सपेंडिचर कर सकते हो, उतना ही आउटपुट जनरेट होगा. तो आप कितना आउटपुट जनरेट करना चाहोगे एज ए प्रोड्यूसर, तो इस लाइन के अराउंड ही, इस लाइन के आसपास ही. तो वही लिखा हुआ है, ऑल पॉइंट इन 45 डिग्री लाइन इंडिकेट्स द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इक्वल टू द एग्रीगेट आउटपुट. दस जस्ट 45 डिग्री लाइन मैप्स आउट ऑल पॉसिबल इक्विलिब्रियम इनकम लेवल्स. ठीक है, तो जो भी पॉइंट है वहां पर दे आर पॉसिबल इक्विलिब्रियम इनकम लेवल्स. तो वो आपको इक्विलिब्रियम इनकम लेवल्स के बारे में बता रहे हैं. इफ द इकोनॉमी इज ऑपरेटिंग एट लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट, मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है, कुछ अनएम्प्लॉयमेंट है इकोनॉमी में, तो उस केस में प्रोड्यूसर्स विल प्रोड्यूस एनी आउटपुट अलोंग द 45 डिग्री लाइन. तो 45 डिग्री लाइन पे उनको लग रहा है कि जो भी इनकम है, देख लीजिए 45 डिग्री लाइन इंडिकेट्स द इनकम, तो उस पे जो भी पॉइंट है वो वहां पर उतने अमाउंट का वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दे बिलीव कंज्यूमर्स विल बाय, कि वहां पर कंज्यूमर उतना क्या कर लेंगे, बाय कर लेंगे, क्योंकि 45 डिग्री लाइन शोज द इनकम लाइन. समझ पा रहे हैं, उतनी इनकम है तो उतना वो कंज्यूम कर सकते हैं. तो अगर मुझे लग रहा है कि वहां पर आपके पास इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे नहीं है, तो मैं और प्रोड्यूस कर सकता हूं, बट कितना प्रोड्यूस कर सकता हूं, जितनी वहां पर क्या है, इनकम्स है, कितनी आपके पास टोटल डिस्पोजेबल इनकम्स हैं, उतने लेवल तक का ही मैं क्या कर सकता हूं, वहां पर प्रोड्यूस कर सकता हूं, क्योंकि कंज्यूमर उतना ही क्या कर पाएंगे, कंज्यूम कर पाएंगे. ठीक है, तो ये आपके पास छोटा सा एक्सटेंडेड पॉइंट था यहाँ पर, साथ में लिख लो नोट बना के. और इस डायग्राम से रिलेटेड मैं यहाँ पर लिखवा रहा हूं आपको, रिलेटेड टू डायग्राम, जो हमने ये डायग्राम बनाया था उससे रिलेटेड हम पॉइंट्स लिख रहे हैं. नोट बना के लिखो. इन द ग्राफ कंजम्पशन एंड सेविंग्स concepts are deficit. तो हमने शो किया कंजम्पशन एंड सेविंग फंक्शंस को, फॉलोइंग पॉइंट्स आर रेलेवेंट. क्या क्या पॉइंट रेलेवेंट है? पहला पॉइंट एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस पे क्या है? रिप्रेजेंट डिस्पोजेबल इनकम. इन बोथ पार्ट 1 एंड पार्ट 2. तो पार्ट 1 आपके पास क्या था? कंजम्पशन फंक्शन था. दिस इज योर पार्ट 1 एंड दिस इज योर पार्ट 2. ठीक है, दोनों मैंने वहां पर शो किए हैं. तो दिस इज पार्ट 1 एंड पार्ट 2. सेकेंड पॉइंट, वाई एक्सिस represents consumption in part 1 and savings in part 2. पार्ट 1 में आपके पास कंजम्पशन है वाई एक्सेस पे, और पार्ट 2 में आपके पास क्या है?
सेविंग्स है। नाउ द थर्ड पॉइंट, कंजम्पशन at zero level of income, at zero income levels, consumption at zero income level is equal to A. This is equal to same gap under part 1 and पार्ट 2 ऑफ द ग्राफ। तो ध्यान से देखना सर, जो ये गैप है सर, ये गैप भी दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। दिस इज अंडर द कंजम्पशन चार्ट एंड दिस इज अंडर द सेविंग्स चार्ट। तो ए दोनों जगह क्या रहेगा, सेम रहेगा सर। ठीक है, क्लियर है सर, यही सब बातें मैंने आपको बताई हैं। फोर्थ पॉइंट लिखवा इसलिए रहा हूं कि याद रहेगी सर। फोर्थ पॉइंट, at लेवल y0, y0 का लेवल कौन सा था, देखो सर जल्दी से, y0 ये रहा y0, ये आपके पास क्या था, y0 लेवल था। दिस इज योर y0 लेवल, दिस इज योर y0 लेवल। एट लेवल y0 ऑफ इनकम, कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम। उस पॉइंट पे कंजम्पशन और इनकम दोनों क्या थे, इक्वल थे, एज पर पार्ट 1। दिस इज द पॉइंट ऑफ जीरो सेविंग्स, जीरो सेविंग्स, zero savings, that is savings line cuts the x axis। सेविंग्स लाइन आपकी कट कर रही है x एक्सिस को इन पार्ट 2, और ये मैंने आपको समझाया था। तो इस पॉइंट पे ध्यान से देख लो सर, इस पॉइंट पे सेविंग्स तो जीरो है और इनकम और कंजम्पशन दोनों क्या है, देख लीजिए सेम है। ठीक है, और यही लिखा हुआ है यहाँ पर जो मैंने आपको लिखवाया है, देख लो। एट लेवल y0 ऑफ इनकम, कंजम्पशन इज इक्वल टू द इनकम एज पर द पार्ट 1। दिस इज द पॉइंट ऑफ जीरो सेविंग, दैट इज द सेविंग लाइन कट्स द x एक्सिस इन पार्ट 2। लास्ट लिख लो सर, फिफ्थ पॉइंट, B is marginal propensity to consume is the slope of consumption function is equal to delta C upon delta Y, and sixth point is marginal propensity to save is delta S upon delta Y। ठीक है, तो ये मैंने शो किया ग्राफ 1 में और ये मैंने शो किया है ग्राफ 2 में। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर 45 डिग्री लाइन, और 45 डिग्री लाइन इज योर इनकम लाइन, और उससे हमने क्लियर किया व्हाट इज कंजम्पशन फंक्शन, व्हाट इज सेविंग फंक्शन, कहां पर दोनों इक्वल होंगे इनकम और कंजम्पशन, उस पॉइंट पे सेविंग्स क्या होंगी, जीरो, और उससे ऊपर इनकम बढ़ेगी तो आपकी सेविंग्स बढ़ेंगी। एंड द चेंज इन सेविंग्स due to change in income is marginal propensity to save, and change in consumption due to change in income, this is marginal propensity to consume। एक एक पॉइंट अच्छे से हमने माइंड में सेट कर लिया है।